हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज इट मीन? यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जो एनर्जी एग्जिस्ट है उसको ना तो हम बना सकते हैं कोई नई एनर्जी और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है उसको। ठीक है, हम सिर्फ उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम कि जो रिवर वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। ओके, हम इस रिवर वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चलाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फ़ैन चलाने के लिए काम में लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की से फ़ैन चला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। और फ़ैन के चलने से हीट जनरेट होती है ना। तो वो जो हीट है वो सराउंडिंग में आ गई। सो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई। मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती गई। ठीक है ना। तो हम कोई नई एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते और जो है एनर्जी ऑलरेडी उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो इसके हिसाब से होना चाहिए कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है ना। सिस्टम मान लो हम एक बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उसमें जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। मान लीजिए रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। बट जो ओवरऑल एनर्जी है सिस्टम और सराउंडिंग की वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, ना तो नई एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से ही मिलके बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके टोटल यूनिवर्स बनाते हैं। सो टोटल एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ना तो नई एनर्जी क्रिएट होती है ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट होगी। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यहाँ पे एनर्जी रीड कीजिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता। ठीक है ना, तो जो सिस्टम की एनर्जी वो सिस्टम में ही रहेगी। ओके, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ बदल तो नहीं सकती है। ठीक है, नाउ whenever a quantity of energy of one kind disappear an exactly equivalent amount of energy of other kind must appear। अगर कहीं एक टाइप की एनर्जी डिसअपियर होती है जैसे मान लीजिए अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल लिया, हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं फैन चलाने के लिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसअपियर हुई बट एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज जनरेटेड ऑन मूविंग द फैन। ठीक है, फैन को चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो वन टाइप ऑफ एनर्जी डिसअपियर बट द अदर टाइप ऑफ एनर्जी अपीयर्स। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ये इसके अलग अलग स्टेटमेंट थे। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं दैट इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनादर। ओके, अब इसका जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें इंटरनल एनर्जी, जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, सिस्टम की खुद की एनर्जी, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है। ठीक है, सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब सिस्टम में मान लीजिए कोई गैस है, कंटेनर में गैस है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर मूव करेंगे, है ना, तो उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। गैस
का जो कंटेनर है वो पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे है, तो उसकी वजह से उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी का समेशन होता है, एंड द मोस्ट कॉमन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का समेशन अगर हम करें, और भी एनर्जीज हो सकती है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो बाकी सारे टाइप्स की एनर्जी का समेशन करने पे टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, ठीक है। व्हेन इंटरनल एनर्जी चेंजेस सम और ऑल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी चेंजेस, जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो जितनी भी एनर्जी से मिलके इंटरनल एनर्जी बन रही है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलके इंटरनल एनर्जी बन रही है, तो जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो या तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से कोई एक चेंज होगा या दोनों ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट नोन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। किसी सिस्टम की हम एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बट जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस टाइम उसमें इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज आया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ U2 इज द इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट, U1 इज द इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, U2 माइनस U1 विल इक्वल टू डेल्टा VU, और ये डेल्टा U हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। U changes when energy is transferred in the form of heat and work। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, या तो हीट से हो सकती है या वर्क से हो सकती है। जैसे मान लीजिए सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है ना, तो सिस्टम या तो सराउंडिंग से हीट लेगा या सराउंडिंग को हीट देगा, तो इससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। या सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे, तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। ये हीट और वर्क, इसको हमको डिटेल में आगे डिस्कस करना है, ठीक है। ऑन हीटिंग एंड डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। सिंपल है, अगर हम हीट करते हैं, हीटिंग अगर हम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की, मान लीजिए आपने वाटर लिया है बीकर में, है ना, तो अगर आप उस वाटर को हीट करते हैं तो वाटर की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो ऑन हीटिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, ठीक है। सिमिलरली ऑन डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे अगर वर्क होता है तो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, व्हेन 20 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज बाय 20 जूल। If 20 joule heat is given to the system, internal energy will increase by 20 joule. So अगर 20 जूल हीट देते हैं हम सिस्टम को तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, प्लस 20 जूल। अगर 20 जूल का वर्क होता है ऑन द सिस्टम तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 20 जूल, ठीक है। एंड द लास्ट, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से। एंड व्हाट इज हीट, हीट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। सिस्टम और सराउंडिंग या किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो हीट एक्सचेंज, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो होता है हीट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए आपने आइस को फ्रिज से बाहर निकाला, तो आइस जो है वो, अभी आइस का टेम्परेचर तो है कम और सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, आइस और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट का एक्सचेंज होगा। आइस विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक्सचेंज होता है एनर्जी का, वही होती है हीट। जैसे मान लीजिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा रहे हैं हम बीकर में, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, इस रिएक्शन से हीट रिलीज होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब हीट रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, ये जो सिस्टम है, बीकर हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की हीट हो गई ज़्यादा, सराउंडिंग की हीट है कम, तो सिस्टम अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग को देगा। कब तक देगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है। इसका अपोजिट मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है यानी यहाँ का क्या होगा,
बीकर का जो अंदर की हीट है वो यूज़ होगी फॉर द रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट रिक्वायर्ड होती है, तो हीट रिक्वायर्ड है तो इस वजह से क्या होगा, सिस्टम अपनी हीट अगर यूज़ करता है तो सिस्टम का टेम्परेचर हो जाएगा कम। अब सिस्टम का टेम्परेचर है कम, सराउंडिंग का टेम्परेचर है ज़्यादा, तो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी सराउंडिंग की हीट को सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो कब तक करता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ओके, एंड हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। रिमेंबर, आप थर्मोडाइनमिक्स में जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसमें से वर्क और हीट ये दो पाथ फंक्शन है, बाकी स्टेट फंक्शन है, एंड हीट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट अब हमारा वर्क। वर्क को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच अ बॉडी इज मूव थ्रू डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द वर्क। ठीक है, ये वर्क अलग अलग तरह का हो सकता है, ये मैकेनिकल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, केमिकल वर्क हो सकता है, बहुत अलग तरह के वर्क हो सकते हैं। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमको पढ़ना है वो है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो अब ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे ये गैस फिल की हुई है। ठीक है, ऊपर ये फ्रिक्शन, यहाँ पे पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है ये। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये पिस्टन है। तो जैसे हमारा इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में हम जैसे वो पीछे से उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से पिस्टन है, ये भी मूव करता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, पिस्टन पहले इनिशियली यहाँ था, इस पोजीशन पे था। ओके, हमने पिस्टन को प्रेस किया। ठीक है, पिस्टन को प्रेस किया यानी हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम, ये जो पिस्टन था वो यहाँ था, हमने जो फोर्स लगाया तो पिस्टन यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, और पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ जो अंदर गैस थी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। पहले गैस यहाँ तक फैली हुई थी, है ना, अब गैस देखिए, पहले जो है वो गैस यहाँ तक फैली हुई थी, यहाँ तक था ना पिस्टन, यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब हमने क्या कंप्रेस उसको, तो उसकी वजह से गैस यहाँ तक रह गई। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये हो गई कंप्रेस, गैस हो गई कंप्रेस। ठीक है, सो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से गैस कंप्रेस हुई। ठीक है, तो इसका अगर हमें निकालना हो कि वर्क क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज़ एफ। ओके, हम एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने एफ के बराबर फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी के बराबर हुआ। ठीक है, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी इज़ द वर्क। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ एफ को ए से डिवाइड कर देते हैं और डी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम रहेगा, इक्वेशन यही रहेगी, है ना। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ए क्या है यहाँ पे, एरिया मतलब जो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंटेनर और ऑफ दिस पिस्टन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ को ए से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर के बराबर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर के बराबर, है ना, एंड डी मल्टीप्लाइड बाय ए, डी इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या हुआ, ये लेंथ ही है ना जिसमें डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम, है ना, इतनी लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज के बराबर। यानी डेल्टा वी से वॉल्यूम चेंज हुआ गैस का, पहले यहाँ तक था इसका वॉल्यूम रेड लाइन वाला, अब ग्रीन लाइन वाला रह गया, है ना। सो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ बाई ए को पी लिखा, डी मल्टीप्लाइड बाई ए को डेल्टा वी लिखा, डेल्टा वी इज अ वी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अगर होती है गैस, कंप्रेस अगर होती है तो वी फाइनल होगा कम, वी इनिशियल होगा ज़्यादा, बट अगर एक्सपांड होती है यानी फैलती है गैस, ऊपर जाती है, तो क्या होगा, वी फाइनल होगा ज़्यादा, वी इनिशियल होगा कम। तो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आता है पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। पी एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर, बाहर से हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं उस पर गैस पे कि वो गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ ये माइनस साइन कैसे आया है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, या यूपीएससी के कन्वेंशन के हिसाब से आया है। ठीक है, and you have to remember that the work in the free expansion and isochoric process is zero and work is the path function. free expansion यानी external pressure जीरो हो जाता है, तो अगर external pressure जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी ये जो डेल्टा वी है मतलब वी एफ माइनस वी आई,
ये ज़ीरो हो जाता है, तो वी एफ माइनस वी ए अगर ज़ीरो हो गया तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। चलिए, ये बता रखा है एक्सपांशन और कंप्रेशन वर्क को। ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में हमने क्या कर रखा है, गैस को इस कंटेनर में फिल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एयर है, एयर या गैस मान सकते हैं, ये पिस्टन है, ठीक है, ऊपर जो है वो पिस्टन है। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला हम डिस्कस करते हैं एक्सपांशन, ठीक है। मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम है, ये जो पी है बाहर का प्रेशर, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, वो है कम, और इंटरनल प्रेशर यानी गैस का प्रेशर यहाँ पे जो होगा वो है ज़्यादा। तो अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। बाहर का प्रेशर कम है तो गैस एक्सपांड होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल, ठीक है। एक इसका रिवर्स हो सकता है, मान लीजिए पी एक्सटर्नल है ज़्यादा और प्रेशर ऑफ गैस, ये जो अंदर गैस है इसका प्रेशर है कम, तो उस केस में क्या होगा, बाहर से प्रेशर पड़ रहा है तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, ठीक है। तो एक्सपांशन हो सकता है और कंप्रेशन हो सकता है गैस का, डिपेंड कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है कि इंटरनल प्रेशर जो है गैस का वो ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम IUPAC कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ W एंड Q, वर्क और Q के क्या साइन कन्वेंशन है। तो ये साइन कन्वेंशन इस चीज़ को ध्यान में रख के किए गए हैं कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, यानी जो डेल्टा यू है, किसी भी चेंज से अगर इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, किसी भी चेंज से यानी हीट एब्जॉर्प्शन से या वर्क से अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसको पॉजिटिव साइन मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस हिसाब से देखते हैं क्या होना चाहिए। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से सिस्टम हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट एब्जॉर्ब की है तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम गेट द पॉजिटिव साइन, है ना। तो यानी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम अपनी हीट को रिलीज कर देता है सराउंडिंग में तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो कम हो जाएगी, तो वहाँ मिलेगा उसको नेगेटिव साइन, ठीक है। अब वर्क डन के केस में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो, ठीक है। जैसे ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है, सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है ना, पिस्टन इस गैस को कंप्रेस कर रहा है ना। तो अगर वर्क डन हो सिस्टम के ऊपर वर्क हो, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करे यानी कंप्रेशन अगर हो तो उससे मिलता है पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि जब वर्क होता है सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, वर्क विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं हम कि अगर सिस्टम पे कोई सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए कंप्रेशन वर्क को मिलता है पॉजिटिव साइन, ठीक है। बट वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपांशन अगर हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपांशन हो रहा है यानी गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग पे, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिस्टम की एनर्जी अगर कम होती है तो फिर किसको मिलेगा, नेगेटिव साइन। तो एक्सपांशन वर्क को मिलता है नेगेटिव साइन, कंप्रेशन वर्क को मिलता है पॉजिटिव साइन। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों आया है उसको डिस्कस करते हैं। इस कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए यहाँ वर्क का जो फॉर्मूला आया था पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, उसके आगे माइनस साइन लगाया हुआ है। तो उससे क्या होगा, जो एक्सपांशन वर्क होगा वो अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा, कंप्रेशन वर्क जो है वो अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सपांशन अगर होता है तो वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल, ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा रखा है तो वर्क ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। अगर कंप्रेशन होता है वी इनिशियल इज ग्रेटर देन वी फाइनल, यानी ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएगा, ओके। आगे देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या है, सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग इन द टू वेज, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो तरह से एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है, हीट और वर्क के फॉर्म में। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, माइनस पी डेल्टा वी, तो फॉर्मूला यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है,
तो डेल्टा यू हो जाएगा 0। अभी हमने पढ़ा था क्योंकि टेम्परेचर अगर सेम रहता है तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो डेल्टा वी हो जाएगा 0, डेल्टा वी 0, वर्क डन 0। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू। यानी इस केस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो जो भी क्लोज सिस्टम में रिएक्शंस होती हैं वो होती है आइसोकोरिक प्रोसेस, और उस केस में वर्क 0। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो क्यू 0 हो जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है, ये क्यू 0। तो डेल्टा यू क्या हो गया, डब्ल्यू के बराबर, है ना। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अगर वर्क पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगी। और वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब वर्क डन हो ऑन द सिस्टम। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। The system absorbs 6 kilojoule of heat and does 1.5 kilojoule of work on surrounding. What is the change in internal energy? फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, डेल्टा यू निकालना है। अब देखिए लिखा क्या हुआ है, द सिस्टम एब्जॉर्ब 6 किलोजूल ऑफ हीट। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सो इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ 6 लिखा है। ओके, एंड डज 1.5 किलोजूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। सो सिस्टम डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क करता है तो वो नेगेटिव। ठीक है, तो 6 माइनस 1.5 हो जाएगा। क्या देना पैसे? अगला है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 6 डेसीमीटर क्यूब टू 16 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.026 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हीट चेंज इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 418 जूल। ठीक है, तो आपको इंटरनल एनर्जी चेंज पता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज प्लस 418 जूल, इट इज इंक्रीज, है ना। तो डेल्टा यू पॉजिटिव हुआ, डेल्टा यू हमें पता है। वर्क डन हम निकाल सकते हैं, हमें एक्सटर्नल प्रेशर पता है, हमें वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी भी पता है। ठीक है, तो पहले वर्क निकाल लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, है ना। वी फाइनल कितना है, देखिए गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 6 to 16 डेसीमीटर क्यूब। वी फाइनल हो गया हमारा 16, वी इनिशियल हो गया 6। ओके, तो ये है डेसीमीटर क्यूब में और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स अलग अलग है ना, ये MKS यूनिट है, तो हमको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वी फाइनल विल बी 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, वी इनिशियल 6 into 10⁻³। ठीक है, तो ये हमारे पास में V2 माइनस V1 आ गया। एक्सटर्नल प्रेशर 2.026 into 10⁵, ये ऐसा कैसा लिख दिया। ओके, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है वर्क माइनस 2.026 into 10 into 10⁻³ दैट मीन्स 2.026 into 10⁻² जूल। ओके, अब देखिए ये जूल में है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी हमारे पास में जूल में है। अब फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, इसको जब फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में वर्क नेगेटिव आया था, है ना। सो इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। अब देखिए अगर मैं नेगेटिव साइन लगा देती हूँ तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो फिर ऐसे लिखना होगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ नहीं लगाया, 2026 जूल वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो अगर हम ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो फिर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, बट अगर हम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं तो हमको आंसर में आगे से माइनस करके रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डेल्टा यू 418 है, क्यू हीट चेंज हमको निकालना है, डब्ल्यू इज कितना है अभी देखिए -2026, इसको सॉल्व किया था तो 2026 वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा -2026, तो क्यू कितना आ गया 244 जूल, पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स 2444 जूल हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।